गुड मॉर्निंग बच्चों। वंश एजुकेशन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। चलो, आपको बताया गया था कि अवतल पर प्रतिबिंब कैसे बनाते। आज आपकी कंडीशन है कि उत्तल पर कैसे बने, क्योंकि अवतल तक क्लियर हो गया। और जो मैं आपको कल बताया था कि इतना वीडियो देखिएगा, देखने के बाद जितना कॉन्सेप्ट सब क्लियर करिएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा, सब बताया गया था। तो आपको जो ना आए, सबसे पहली बात, अगर आपको जो नहीं आ रहा है, जैसे कुछ भी ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है कि सर ये मुझे क्लियर नहीं है, आप तुरंत उसको क्या करिए, कमेंट करके तुरंत उसको पूछिए, आपको उसको तुरंत बताया जाएगा। आपको कल का क्लियर करा दिया गया था कि अवतल का सब कुछ हो गया था, कि अवतल पर प्रतिबिंब की 6 कंडीशन में बता दिया था। अब बात आगे आपकी थी कि उत्तल पर, क्योंकि अवतल पर जैसे 6 कंडीशन होती है, वैसे उत्तल पर तो 2 ही कंडीशन होती है। जैसे अगर हमारे पास कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, आपको बहुत सीधा सा बताया गया है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, बताइए। आपको बताया गया है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस दोनों ही क्या होते हैं, दर्पण के पीछे होते हैं। कह सकते हैं कि वक्र तो उसमें उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होते हैं। और अब ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या है, हमारे मुख्य अक्ष है, जिसका ए पॉइंट क्या है, ध्रुव। क्या है, ध्रुव। अब कह रहा है कि इसमें कितनी कंडीशन होती है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो हम 6 ठे पढ़े थे अवतल में, अब बात है कि अवतल में 6 होती है, उत्तल में कितनी होती है। तो उत्तल के लिए हमारी जो है, अगर हम कहते हैं यही पढ़े हैं, तल कौन सा दर्पण, उत्तल। इसके लिए जो प्रतिबिंब है, पहली पॉइंट कि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। पहला क्या होगा कि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। पहला कहां हो गया, वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। पहला क्या क्लियर हो जाएगा कि वस्तु हमारी कहां पे रहे, अनंत पर रहे। तो पहली बात क्लियर है कि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। पहला क्या बताया गया आपसे, तो वस्तु आपकी कहां पर हो, अनंत पर। और दूसरा बताया गया है कि अनंत और पी, ध्यान दीजिएगा कि अनंत और पी, ये अनंत और ये पी, ये वाली पॉइंट कह रहा, अनंत और पी, अनंत और पी के मध्य कहीं पर होगा। ध्यान देना लोगों, कह रहा है कि अगर अनंत और पी के मध्य, मुख्य अक्ष पर अनंत और पी के मध्य कहीं पर भी हो जाए, तो पहली कंडीशन तो यह क्लियर हुई, और दूसरी कंडीशन ये क्लियर। 2 बात हुई। पहला आपसे क्या बताया है कि कहाँ रहे, अनंत पर। पहला क्या बताया है, अनंत पर रहे। और दूसरा आपसे क्या बता रहा है कि अनंत और पी, अनंत और पी के मध्य, अनंत और पी के मध्य कहीं रहे। तो क्लियर हुई बात। किसमें क्या कंडीशन पढ़ना है, 2 कंडीशन। अभी हम उसमें पढ़े थे तो उसमें 6 कंडीशन पढ़े थे। अवतल के लिए, अवतल के लिए हमें 6 कंडीशन बताया गया था कि 6 में क्या क्या होता है, 6 कंडीशन बताया गया था। लेकिन अब हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या बताया गया था, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपसे क्या बताया गया था, उत्तल दर्पण में आपसे बताया गया था कि इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है और उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। तो अब हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण, किस दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर। अभी हम बताएं कि उत्तल दर्पण पर कितनी कंडीशन होती है प्रतिबिंब बनने की। तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने की 2 कंडीशन होती है। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशन होती है, तो 2 कंडीशन होती है। ये बात हो गई। अब जानते हैं कि 2 के लिए, चलिए पहली कंडीशन देख लिया जाए कि अगर प्रतिबिंब बनने की 2 कंडीशन है, उत्तल दर्पण के लिए अगर प्रतिबिंब बनने की 2 कंडीशन है, तो 2 कंडीशन, एक अनंत, एक कौन सी, अनंत। एक कौन सी, अनंत। मतलब एक अनंत है, मतलब वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर। जो वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर रहे। एक आपका क्लियर हुआ कि एक क्या रहे, अनंत रहे। और दूसरी पॉइंट बता रहा है कि मुख्य अक्ष पर अनंत और पी, अनंत और पी, अनंत और पी के मध्य कहीं रहे। 2 कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोनों के लिए सबसे पहली बात हम चलेंगे, तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम लिख दे कि जब वस्तु कहाँ हो, पहली बात जब
वस्तु जब वस्तु अनंत होगी, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या बताया गया है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। ध्यान दीजिएगा, अभी आप समझिए, अगर वस्तु अनंत पर स्थित हो रही है तो अब सबसे पहली बात कि क्या बनाया जाए, कोई एक उत्तल दर्पण बना दो। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर इसको पॉलिश कर दिया गया तो कहने का मतलब एक कैसा दर्पण हो गया, कहेंगे सर उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण हो गया, उत्तल। क्योंकि इसको कहां से पॉलिश किया गया है, तो कहेंगे कि अंदर के भाग से। कहां से, कहेंगे सर अंदर के भाग से। तो इसको कहां से पॉलिश किया गया, अंदर से। कहां से पॉलिश किया गया है, अंदर से इसको पॉलिश कर दिया गया। अब बता रहा है कि इसका क्या निकाले, मुख्य अक्ष। क्या निकाला जाए इसका, मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, अब इसका हमें क्या निकालना है, मुख्य अक्ष। चलिए देखिए, मुख्य अक्ष आपसे बताया गया है। मुख्य अक्ष के लिए कई कंडीशन होती है, आपको बताया गया। या तो कह दीजिए मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्यान दीजिए, आपको बताया मुख्य अक्ष के लिए क्या होता है। या तो हम कह दें कि जो हमारा मुख्य अक्ष है वो क्या होता है, पहली बात कह सकते हैं कि जो मुख्य अक्ष होता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस से, सॉरी हाँ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण में प्रवेश करे, अध्रुव से होते हुए निकल जाए, ये कह सकते हैं। देखिएगा, अब कह रहा है कि हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, क्लियर। अब कह रहा है कि अगर ये मुख्य अक्ष है तो कौन सा पॉइंट पर, ये इसकी कौन सी पॉइंट हो जाएगी, कहेंगे कि यह हो जाएगा ध्रुव। कहेंगे सर ये क्या है, पी, जिसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव। कहेंगे सर ये पी है, जिसको क्या कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा। अब बात आती है कि ये ध्रुव है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को कहेंगे मुख्य फोकस। हाँ समझ में, एक पॉइंट क्या हो गई, मुख्य फोकस हो गई। ठीक इसका दोगुना। अब आपको अगले क्लास में कल वाले बताएंगे कि क्यों, प्रूव करके बताएंगे क्या सचमुच या दोगुना है। तो यार इसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सी और इससे आधी दूरी पर क्या है, मतलब ये दोनों दूरी देखा जाए तो इतना ही और इतना ही आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। अब आपसे पहली कंडीशन जो कहा है, सबसे फर्स्ट बात की पहली कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन आपसे क्या कहा है, सबसे फर्स्ट यही आपसे कहा है कि अगर वस्तु कहाँ रहे, ध्यान दीजिए, पहली बार मुझसे बता रहा है कि वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर। क्या बता रहा है कि वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर। तो बताइए, अगर हम मान लें, ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें कि हमारा इधर यहाँ तक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की इधर अगर मान लें हमारे पास क्या है, अनंत है। अगर इधर पूरा अनंत है तो अनंत से कोई वस्तु कह रहा है, कोई वस्तु से किरण निकल रही है तो वह सदैव मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर होगी। वह सदैव मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर। ध्यान देना चाहिए कि अगर यहाँ से किरण निकल रही है तो मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर होगी। मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर। या फिर अगर इधर से भी आए, चाहे मुख्य अक्ष से नीचे रहे या मुख्य अक्ष से ऊपर रहे, हर जगह या मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो रही, समांतर। ये अभी कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर है और ये अभी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो फिर आपसे बता रहा है कि पहला नियम किरण आरेख का ही बताया गया था, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, सबके लिए किरण आरेख का पहला नियम आपसे बताया गया था कि होता क्या है। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला नियम आपसे यही बताया गया था कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। तो अब आपसे कह रहा है कि अगर कोई भी किरण, चाहे ए वाली किरण हो जाए चाहे ए वाली, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह दर्पण पर पड़ने के बाद, ध्यान दीजिएगा, अब हमारा सबसे पहली बात तो है क्या है, अवतल दर्पण, मतलब सॉरी उत्तल दर्पण है। तो इसमें वास्तव में फोकस पर तो मिलती नहीं, क्योंकि फोकस क्या है, मुख्य फोकस जो होता है दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो होता है, ना प्रतिबिंब बन पाता है, बनता है तो वास्तव में नहीं बनता है। वो कह रहा है ऐसे ही दर्पण के पीछे क्या होती, किरणें नहीं जाती है।
दर्पण के पीछे किरणें जाती नहीं है, बस जाती हुई प्रतीत होती है। तो कह रहा है अगर इसको निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगी, यह मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होगी, बताइए, यह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, या मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। कहाँ जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस। कहाँ जाती हुई प्रतीत होगी, कहाँ जाती हुई प्रतीत होगी, कहेंगे सर मुख्य फोकस से। कहाँ से प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। ऐसा समझिए, फिर से देख लीजिए, मिल चुका है। कहाँ से जाएगी, कहेंगे सर मुख्य फोकस से। देखिए क्या रहा है, इसको कहाँ से लेके जाएंगे, मुख्य फोकस से बस जाती हुई प्रतीत होगी। कहाँ जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। इसलिए इसको किसमें लगाया, डॉक्टर रेखाओं में लगाया, क्योंकि मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत है। ये बताइए, अगर यह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि दर्पण में टकराने के बाद वस्तु क्या होती है, उतने पीछे जाती है दर्पण में, क्योंकि वस्तु का क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तक, जिस परावर्तक पर वह टकराती है फिर उसी की साइड लौट जाती है। अगर अवतल है तो अंदर की तरफ जाती है, और उत्तल है तो बाहर की तरफ जाती है। तो एक किरण अगर कह रहा है मुख्य फोकस इधर आती हुई प्रतीत होगी, फिर इसको इधर ना ले जाके किधर लेके जाएंगे, मान लीजिए। ठीक, अगर देखा जाए किधर जाएगी यही किरण, यहाँ से थोड़ा बना रहे हैं, कंफ्यूजन हुई है। यहाँ से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। अगर यही चीज अगर इसके लिए देखा जाए, जो दूसरी हमारी किरण है, अगर उसके लिए देखा जाए तो इसके लिए भी यही होगा कि कहाँ से प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। और इसको अगर पीछे लेके आया जाए, क्योंकि दर्पण पर आपको बताए हैं कि बस एहसास किया जाता है, किरण आरेख का नियम बताया था, किरण आरेख के नियम में पहले में पढ़ाया था कि बस क्या किया जाता है, एहसास किया जाता है। बस क्या किया जाता है, तो बस एहसास किया जाता है। क्या किया जाता है, एहसास किया जाता है। बस क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बस आपका एहसास किया जाता है। देखिए आपके किरण आरेख के नियम में बस इसमें जो है उत्तल दर्पण पर बस एहसास किया जाता है कि क्या होता है कि उधर जा रही है, और वास्तव में किरण यहीं से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, किधर जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो किरणें हैं वास्तव में तो कहीं नहीं मिल रही हैं। फिर देखा जाए उत्तल पर दोनों किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिल रही हैं। वास्तव में सब किरणें क्या हो रही है, कहीं नहीं मिल रही है। ध्यान दीजिए बच्चों, वास्तव में किरणें मिल रही हैं, तो कहेंगे सर ये किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिल रही है। तो बस हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, इस बिंदु पर या मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कैसा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, कह सकते हैं अगर हमारे पास उत्तल दर्पण हो तो उसमें प्रतिबिंब के बनने का पहला नियम जो होता है, ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास उत्तल दर्पण हो तो उसमें प्रतिबिंब के बनने का पहला नियम जो होता है यही होता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। बनता नहीं है, बनता हुआ प्रतीत होता है, ध्यान दीजिए। तो अब अगर यहाँ से हम प्रतिबिंब लिखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगी हमारे, प्रतिबिंब इमेज जो हमारा है, तो प्रतिबिंब लिखेंगे तो प्रतिबिंब कह सकते हैं पहला प्रतिबिंब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला होगा कैसा प्रतिबिंब होगा, तो सर कहेंगे आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा, कहेंगे सर आभासी प्रतिबिंब। बात दूसरी आई थी, दूसरा बात तो आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब कैसा प्रतिबिंब होगा तो कहेंगे बिंदु के आकार का। कैसा प्रतिबिंब होगा, बिंदु के आकार। कैसा प्रतिबिंब होगा, बिंदु के आकार का। पहली बात हो गई कि कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब होगा। और दूसरा कह रहा है कि उसकी जो साइज होगी कैसी होगी, तो कहेंगे बिंदु के आकार का होगा। और स्थिति क्या होगी, बात आएगी कि कहां पर स्थित होगा, तो कहेंगे मुख्य फोकस पर। कहां पर, मुख्य फोकस पर। कहां पर स्थित होगा, कहेंगे सर मुख्य फोकस पर। कहां पर स्थित होगा, तो कहेंगे सर मुख्य फोकस पर। तो पहली बात क्लियर हो गई कि क्या हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के आकार का होगा,
और कहाँ रहेगा, मुख्य फोकस पर स्थित रहेगा। अब देखिए तो पहली हो गई कहाँ से किरण निकल रही थी, अनंत से। अब दूसरी बात आएगी, आपको बताया गया है दूसरी बात, दूसरी क्या बताया गया है कि जब वस्तु कहाँ पर रहे, अनंत और मुख्य दर्पण के ध्रुव के मध्य, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। अगला देखिए तीसरी कंडीशन, तीसरी मतलब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब वस्तु अनंत तथा जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। क्या बताएगा कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। दर्पण बनाइए, हमारा दर्पण हो गया, बता रहा है कि ये कैसा दर्पण है, तो कहेंगे कि ये सर उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसके एक साइड क्या किया गया, दबे हुए भाग पर पॉलिश किया गया। क्या किया गया है, दबे हुए भाग पर पॉलिश किया गया है, दबे हुए भाग पर पॉलिश किया गया। अब यहाँ से कह रहा है सर इसका मुख्य अक्ष निकालें। क्या निकालते हैं, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष जब निकालेंगे तो सबको पता है यही क्या है, सारा मुख्य अक्ष। यही क्या हमारा है, मुख्य अक्ष है। यही क्या हमारा है, मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि जिसमें हमारी ए पॉइंट क्या है, तो कहेंगे सर ये क्या हमारा है, दर्पण का ध्रुव। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव, जिसको किससे दिखाएंगे, पी से। इस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे, इसको किससे दिखाएंगे, एफ से। इस बिंदु को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, इसको सी से दिखाएंगे। क्लियर हुआ। एक हमारा क्या है, ध्रुव है, एक हमारा मुख्य फोकस और दूसरा क्या हमारा वक्रता केंद्र है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें क्या होगा, इसको हम ध्यान देंगे। तो इसमें बता रहा है कि मैं एक कंडीशन बताया हूं कि जब वस्तु कहाँ रहे, अनंत तथा ध्रुव के मध्य। मान ले हमारी वस्तु यहाँ पर होगी, कहाँ पर है, यहाँ पर। मान ले कि हमारी वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर जी। मान ले हमारी वस्तु कहाँ है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर स्थित है। अब बता रहा है कि पहला जो नियम बताया गया है, पहला वही किरण आरेख के नियम में पहला हम बताए हैं कि कहाँ लेके जाए, मुख्य अक्ष के समांतर। पहली बात क्या लेके जाया जाए, मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे फर्स्ट कहाँ लेके आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके जा रहा, अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो आपसे अभी ही बताया गया है कि वह क्या करती है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है किरण तो वह क्या होता है कि मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के बाद। कहां से मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से। कहां से मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से। कहां से मिलेगी, मुख्य फोकस से। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी कंडीशन कह रहा अगर हम पहले इसको कहां से लेके जाएं, वक्रता केंद्र से। कहां से लेके जाएं, वक्रता केंद्र से। ध्यान दीजिएगा पहले, सबसे फर्स्ट बात, पहला तो क्लियर हो गया कि कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से। दूसरा अगर हम कह रहे हैं वक्रता केंद्र से लेके जाएं, कहां से लेके जाएं, वक्रता केंद्र से। दूसरी किरण अगर हम कहां से लेके जाएं, वक्रता केंद्र से। देखिए अगर कह रहा है वक्रता केंद्र से लेके जाएं तो सही से जाएगी, यहां तक तो सही जाएगी भाई, यहां तक सही जाएगी। लेकिन यहां से कह रहा है अगर वक्रता केंद्र पर लेके जाएं, दर्पण पर पड़ने के बाद फिर यहां से तो एहसास होते हुए जाएगी, यही जाएगी ना। और बनाने में थोड़ा इधर होगा, हटाने वाला यही जाएगी। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों किरण, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों किरणें, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली। एक क्या नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से प्रतीत होती है, जाती हुई, मुख्य फोकस से। और ये अगर मुख्य फोकस पे है तो इधर वापस भी लौट जाएगी, जैसे मुख्य फोकस से आई
वैसे उधर वापस लौट जाएगी। अब कह रहा है अगर ये मुख्य फोकस से जा रही है, और दूसरा क्या होता है वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जैसे आई दर्पण के पढ़ने के बाद उधर वापस लौट गई। लेकिन कह रहे हैं कि आभास करेंगे कि या किधर आके मिल रही है, कहाँ मिल रही है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर मिल रही है, कहेंगे सर वक्रता केंद्र पर। अगर यह आकर यहाँ से वक्रता केंद्र पर मिल रही है तो कह रहा है दोनों किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती, प्रतिबिंब की एक डेफिनेशन बताई गई थी कि दोनों किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर मिल रही, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। तो अब कह रहा है यह जो प्रतिबिंब बन रही है, ये प्रतिबिंब, इसकी अगर साइज देखें तो यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर बी डैश। अगर इसकी साइज देखा जाए तो वस्तु के साइज से क्या है, छोटी है, वस्तु के साइज से छोटी है। अगर इसकी साइज वस्तु के साइज से छोटी है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कह रहा है कि वस्तु भी मुख्य अक्ष से ऊपर है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से ऊपर है, तो कहने का मतलब कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब, मतलब वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बन रहा है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो प्रतिबिंब जब लिखेंगे प्रतिबिंब, तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या होगी, जो प्रतिबिंब लिखेंगे तो इसके लिए यही पहली कंडीशन होगी कि जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा प्रतिबिंब है, तो कहेंगे सर आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, कहेंगे सर आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, तो कहेंगे सर आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। दूसरी बात आएगी, पहला तो हो गया, दूसरी बात, जो प्रतिबिंब बन रहा है वह आभासी तो हो गया, दूसरा लिखेंगे वस्तु से छोटा। कैसा प्रतिबिंब है, वस्तु से छोटा। कैसा प्रतिबिंब है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। कह सकते हैं कि जो ए बी है, ए डैश बी डैश से क्या बड़ा। क्लियर, या इसी का उल्टा कह सकते हैं। तो मतलब जो प्रतिबिंब है वस्तु से क्या है, छोटा। तीसरी बात हो गई, तीसरी बात यह है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, समझ में, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो कहेंगे प्रतिबिंब जो है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य, मतलब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो भाई क्लियर हो गया कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यही लिख लीजिए, वस्तु से छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब। कैसा, सीधा, मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और कह रहा बनेगा कहाँ, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य प्रतिबिंब बनेगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ये दोनों बार बार दोहरा के आप देखिएगा, क्योंकि अब आपको अगले दिन जो पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे आपसे कि जो ये कहने का मतलब जो यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से वाली दूरी, कहने मतलब ध्रुव से एफ और एफ से सी की जो दूरी, दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं, या कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है मुख्य फोकस का दुगुना होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगुना होती है, उसको क्या करेंगे, कल प्रूव करके बताएंगे कि कैसे दुगुना आती है। समझ में, इतना आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, क्लास को देखिए ध्यान से, पर डे पढ़िए, पर डे रिवीजन करिए। है समझ में, आगे बच्चों कल आपको बताया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।